नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल आनंद आख्यान। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजीव मिश्रा, जो उनके परिचय की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जानते हैं, आप उनको भी जानते हैं। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड एन अकम्प्लिश्ड ऑथर। उनकी किताब जो है विशैला वामपंथ, जो काफ़ी फेमस हो चुकी है। हिंदी में वामपंथ को पहचान देने में, वामपंथ को पहचानने में एक माइलस्टोन मानी जाती है। आज मेरे साथ है, आज हमारा ये डिस्कशन है, उसकी ऐसी कोई खास थीम नहीं है, क्योंकि हमारी डिस्कशन जो होती है बात से बात निकलती है, लेकिन कई बातें उसमें से निकलती है जो आगे जाकर विषय बनती है। तो आज इसी तरह से बात हो जाएगी, आधा घंटा तक बात होगी। जुड़े रहिए, आपको भी आनंद आएगा, इतनी तो गारंटी है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। मैं पहले अब एक आपत्ति से बात शुरू करना चाहूंगा। आपने कहा आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम इन इंग्लैंड, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ, यस, ओके। तो मैं यार आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा जी। आपने मेरी पुस्तक की चर्चा की विशाला वामपंथ, तो मैंने यह अपनी पुस्तक में स्वीकार किया है कि दैट इज नॉट माई बुक, दैट इज योर बुक दैट यू गॉट मी टू राइट। इतना भी मत करिए। You are too lazy to write it. So You are doing a better job. You are doing a better job, actually. So you were too lazy to write it, so you got me to write it. No. I won't say I was too lazy to write. You are doing a better job. ठीक है सर। तो ऐसा ही होता है। मैं उस पुस्तक के बारे में ही बोल दूं कि मैं रोज 4 घंटे की ड्राइव, रोज नहीं, सप्ताह में एक तरफ से 4 घंटे की ड्राइव में करता था वीकेंड में, और मंडे को उधर से 4 घंटे की ड्राइव करके काम पे आता था। और ये 4-8 घंटे की ड्राइव जो होती थी, उसका मोस्ट पार्ट जो है आनंद जी के साथ बात करते हुए बीतता। और उससे मुझे जो बात से बात निकलने वाली बात है, उस बात से बात निकली हुई बात एक किताब बन गई। तो ऐसे ही हमारे बातों का कोई विषय नहीं होता, पर आज हमने जिस विषय पर बात करने का निर्णय लिया था, जिस बात से हम सभी व्यथित हैं, दिल्ली में जो भगदड़ मची है और जिनमें 15 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसके बारे में बात करते हुए मन दुखी था कि भारत में ऐसा क्यों होता है। अक्सर होता है, पहली बार नहीं हुआ है, और जब भी होता है हमारे मन में आता है यह आखिरी बार नहीं हो रहा। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अ लेसन आउट। तो और जो भगदड़ मचती है कभी कभी, लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है सर कि ऐसा जितनी बार यह नहीं होता, मुझे वह आश्चर्य की बात लगती है, क्योंकि जो स्थितियां बनी होती हैं यह अक्सर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर आप बिना रिजर्वेशन के या रिजर्वेशन बॉगी में भी बिहार में जब ट्रेन रुकती है और आप चढ़ने की कोशिश करते हैं, इवन जिन लोगों का रिजर्वेशन होता है, हालांकि यह बिहार में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन बिहार में मुझे इससे, मैं बिहार से हूं तो बिहार में मुझे इससे अक्सर सामना होता था। जब ट्रेन रुकती है, सबका रिजर्वेशन भी है और ट्रेन को 15 मिनट रुकना भी है। ऐसा भी बहुत बार तो ऐसा होता है ट्रेन कम देर के लिए रुकती है, लोग गड़बड़ी में होते हैं। बहुत बार होता है लोगों का रिजर्वेशन नहीं होता है, वे घुसना चाहते हैं। पर अगर सब कुछ भी है तो भी एक तरह की जो धक्का मुक्की होती है, लोग चढ़ने वाले उतरने वालों को उतरने नहीं देते और उतरने वाले और चढ़ने वाले एक साथ फंस जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ कभी नहीं देखने को मिलता। ऐसा नहीं है कि यहाँ की ट्रेनों में भीड़ नहीं होती, ऐसा भी होता है कि कई बार ऑफिस टाइम में भीड़ होती है तो एक ट्रेन छोड़नी पड़ती है, अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। अगली ट्रेन में भी उतनी ही भीड़ होती है, लेकिन आप अगली ट्रेन में आप औरों से आगे लाइन में खड़े होते हैं। तो एक डॉक्टर साहब आए थे इंडिया से, उनको मैं छोड़ने के लिए गया था स्टेशन, एयरपोर्ट। तो लंदन में ट्यूब पर में जब चढ़ने का समय आया, तो जैसे ट्यूब रुकी, लोग उतर रहे हैं, डॉक्टर साहब, मतलब वरिष्ठ डॉक्टर साहब थे, कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं थे, वरिष्ठ डॉक्टर साहब थे, और एक हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड थे, मतलब सीनियर थे काफी, उम्र में मुझसे कम से कम 10-15 साल बड़े। धक्का मारकर
चढ़े ट्रेन में, ट्यूब में, और लोग उतरने के लिए उतर रहे हैं और वो धक्का मारते हुए अंदर घुसे और जाकर बैठे और एक सीट पर बैठे और दूसरी सीट पर अपना बैग रख दिया, ये सीट रिजर्व है, लूट लिया, सीट लूट लिया। अब मैं नीचे ऐसे सर पकड़ के खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पर, और वो सज्जन 3 दिनों से लंदन घूम रहे थे। मैं बोला, हे भगवान, ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी उतरे हो, आप 3 दिनों से लंदन घूम रहे हो, उसके पहले आप कहीं और गए थे, वो किससे मिलने, और 7-8 दिनों से यूके में थे। आपने 3 दिनों में यह नहीं देखा कि यहाँ लोग ट्रेन में कैसे उतरते हैं और कैसे चढ़ते हैं, और उससे कुछ नहीं सीखा। शर्म के मारे मैं ट्रेन में चढ़ा और दूसरी ओर अपना मुंह किया और दूसरी ओर जाकर दूसरे डब्बे के दूसरे कोने में खड़ा हो गया, और वो सीट रोके हुए थे और चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रहे थे कि मैंने सीट रखी है, आ जाओ। ऐसा यहाँ कोई नहीं करता। सीट नहीं मिलती है, आदमी खड़ा रहता है। जो आगे है उसका अधिकार है। अगर वो लाइन में आपसे आगे खड़ा है तो उसका अधिकार है कि उसे जहां सीट मिलेगी वह बैठेगा, और उसके बाद सीट खाली मिलेगी तो आप बैठेंगे, क्योंकि स्टेशन पर आपसे पहले आया है और वह लाइन में आपसे खड़ा है। आप उसके इस अधिकार का सम्मान करते हो। दिस इज द मोरल थिंग टू डू। व्हाई वो भी आपके वही अधिकार का सम्मान तो करता है। Precisely. Why you do it? आप उसके इस अधिकार का सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि आपको बदले में आपके इस अधिकार का सम्मान मिलता है। जहां आप नहीं करते हो वहां आपको नहीं मिलता है। तो एक तो कि सही है, भारत में भीड़ अधिक है, सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पर मुझे 1 घंटे की जर्नी करनी थी, यहाँ पर हो सकता है लोगों को रात भर की जर्नी करनी हो, लेकिन आपको रात भर की जर्नी करनी हो या 1 घंटे की जर्नी करनी हो, यहाँ पर प्रश्न यह है कि आपकी सुविधा असुविधा, नैतिकता आपकी सुविधा असुविधा के अनुसार डिफाइन नहीं हो सकती। नैतिकता के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। तो मेरा प्रश्न यह है सर कि नैतिकता कैसे निर्धारित होती है और उसका लाभार्थी कौन है? क्या बोलेंगे? देखिए, नैतिकता इसमें यह है, केवल अपने लाभ के लिए अगर आप ये करेंगे तो वो नैतिकता नहीं कहलाएगी। अच्छा, ठीक। क्योंकि देखिए, जहां भी कोई दूसरे लोग हैं तो ट्रांजैक्शनल है, आपको उनके लाभ का भी ये देखना पड़ेगा। सर, यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है सर कि क्या आप सचमुच दूसरे का लाभ देख रहे हैं, आप अपना ही लाभ देख रहे हैं? मेरा ही लाभ है, मेरा ही लाभ। कहता हूं, अगर मैं इस नियम का पालन करता हूं तो मुझे लंदन की ट्यूब जैसी क्राउड मिलती है जहां पर मुझे धक्के नहीं खाने पड़ते, और अगर मैं इस नियम का पालन नहीं करता हूं तो मुझे पटना स्टेशन की क्राउड मिलती है जहां पर मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ। तो यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, सिर्फ मेरे पालन करने से फर्क नहीं पड़ जाएगा, जब पूरे समाज के पालन करने की बात है, तो जब पूरा समाज पालन करता है तो सबका लाभ है, दूसरों का लाभ नहीं है। हर व्यक्ति अपना लाभ देगा, तो भी वह वैसे ही व्यवहार करेगा। मेरा लाभ किसमें है? डॉक्टर साहब का क्या लाभ हुआ? डॉक्टर साहब का बहुत, उनको सीट मिल गई, सही है, एक तात्कालिक लाभ हो गया, और लोगों ने उनको गालियां नहीं दी, पर दी ही। उनकी ओर जिस तरह से लोगों ने देखा, उसको देखकर मुझे शर्म आई। जिस तरह से लोग उनकी ओर देख रहे थे कि एक जंगल से आया हुआ आदमी है, असभ्य। तो आपको वह डिसअप्रूवल, सारे उतने सारे लोगों का आपकी ओर उस तरह से देखा जाना, आपको, आप अपने, अगर आप अवेयर होते तो आप ऐसा करते? डू यू? इट वाज लाइक वॉकिंग नेकेड इन द स्ट्रीट। अगर कोई आदमी नंगा सड़क पर चले तो उसके चड्डी के पैसे बचते हैं कि नहीं सर? वो तो कह सकता है मेरा लाभ है सड़क पर नंगा चलने में, मेरे चड्डी के पैसे बचते हैं, और वो तो नहीं चलता ना नंगा, क्योंकि उसको थोड़ी शर्म है। तो डॉक्टर साहब ने चड्डी के पैसे बचा लिए। तो जब हम व्यवहार करते हैं ऐसा, तो हम सबसे पहले किसका नुकसान करते हैं? हम अपना सबसे अधिक नुकसान करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम एक ऐसा समाज क्रिएट करते हैं जिसमें हमें रहना है, और उस समाज में आप वैसा व्यवहार करेंगे, सामने वाला कितने दिन आपसे अच्छा व्यवहार करेगा? सामने वाला आपसे खराब व्यवहार करेगा,
क्योंकि वो डॉक्टर साहब अकेले थे जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया, पर अगर अधिक लोग ऐसा व्यवहार करते तो, या रोज रोज कोई उन्हें देखता ऐसा व्यवहार करते, तो उनको पकड़कर कान पकड़ के उतार देता, तमीज से आओ। तो नैतिकता का सोर्स क्या है? नैतिकता का सोर्स सामाजिक नियम कानून है, नैतिकता का सोर्स दैवीय सैंक्शन है, या नैतिकता का सोर्स स्वार्थ है? स्वार्थ। यह जो बात है कि नैतिकता का सोर्स स्वार्थ है, यह बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है। लोग कहते हैं आपने स्वार्थ के लिए काम किया तो वह नैतिक नहीं है। मुझे नैतिकता की इस परिभाषा से समस्या है। ये वाकई बड़ी समस्या है। लोग जो मतलब जो स्वार्थ को अनैतिक अनैतिक बताते हैं, वो असल में क्या है? अभी मेरा लोगों से अक्सर ये मतलब ये बहस होती है, कहते हैं कैपिटलिस्ट। भाई कैपिटलिस्ट तुम्हारी नजर में कैपिटलिस्ट गाली क्यों है? कैपिटलिस्ट है इसके लिए तो जॉब्स मिलती है। तो नहीं, ये जो स्वार्थ, मैं बोलूंगा सर कि कैपिटलिस्ट की यह कैपिटलिस्ट के होने का यह जस्टिफिकेशन कि वह हमें जॉब देता है, मुझे यह उसकी मानसिकता कैपिटलिस्ट है, उसके लिए जॉब्स मिलती है, उसका स्वार्थ है। उसके लिए उसको अगर अमीर होना है तो वो अकेला अमीर नहीं हो सकता। जी हाँ, उसका तो ही स्वार्थ हैज प्रोडक्टिविटी में है, हाँ, ठीक है। उसके पास कैपिटल है, उसके पास इंटरप्रेन्योरशिप है, उसके पास एक आइडिया है, उसने एक कंपनी लगाई, ठीक है, अपने लाभ के लिए लगाई। मुझे जॉब देने में उसका कोई कि कोई चलो यार इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारा किसी वो को भी दे किसी ना दे, किसी, हाँ किसी को भी दे, लेकिन जॉब देना पड़ेगा उसको। जॉब मुझे जॉब देने में उसका स्वार्थ है, और उसके यहाँ किसी जॉब किसी करने में किसी किसी उसके यहाँ जॉब करने में आपका स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है। एक जॉब क्रिएट करने में उसका स्वार्थ है। जी हाँ, और उस जॉब को करने में मेरा स्वार्थ है। एग्जैक्टली। अगर वह मुझे इसलिए जॉब दे कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम यूजलेस हो, तुम्हें तो कोई झाड़ू लगाने की नौकरी नहीं देता, पर चलो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट का हेड बना देता हूं क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ गया। वो मेरा वह वह मुझ पर तरस खाकर अगर मुझे जॉब देगा, तो आप यह चाहेंगे कि वह मुझे इसलिए जॉब दे क्योंकि उसको मेरे ऊपर तरस आ गया, उसका कोई लाभ नहीं है पर उसने मुझे जॉब दिया, वह ऐसे तो जॉब नहीं देता। और मैं उस पर काम करूं कि मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने में पैसे नहीं मिलते, तुम्हारे यहाँ काम करने से मेरा घर नहीं चलता, बगल में जो दूसरी फैक्ट्री वाला है वह मुझे तुमसे दोगुने पैसे दे रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही यहाँ काम करूंगा क्योंकि तुम्हें मेरी बड़ी जरूरत। मैं ऐसे काम करता नहीं हूँ नहीं, क्या? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं ऐसे होता। नहीं काम करता हूँ। तो मैं अपने हित में काम करता हूँ, वह अपने हित में काम करता है, और मेरे हित में है कि वह मुझे एम्प्लॉय करे, और इसके लिए मैं अच्छे से काम करूं जिससे कि वह मुझे हटा के दूसरे को ना एम्प्लॉय करे, मुझे एम्प्लॉय करे। उसके हित में है कि वह मुझे सैलरी दे, अच्छी सैलरी दे, जिससे कि मैं उसकी फैक्ट्री का काम छोड़कर दूसरे की फैक्ट्री में न जाऊं। एग्जैक्टली। तो मैं नैतिक हूं क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखता हूं, और इसलिए मैं अच्छे से काम करता हूं। और वह नैतिक है क्योंकि वह अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखता है और वह मुझे अच्छी सैलरी देता है। दोनों मुझे जगह क्या दोनों जगह क्या होता है, अपने इंटरेस्ट का ख्याल में आदमी को नैतिक होना पड़ता है। जी हाँ, तो यहां प्रश्न आता है कि नैतिकता, मतलब अपने अपने स्वार्थ के ख्याल में दूसरे के स्वार्थ का ख्याल रखना जरूरी होता है। अब ये जरूरत का कैसे, इस जरूरत का सम्मान करना, इस जरूरत का स्वीकार करना और सम्मान करना, यही नैतिकता है। दूसरा क्या है? जी हाँ, नैतिकता का सोर्स क्या है? नैतिकता का सोर्स है सर्वाइवल। वह निर्णय जो मेरा सर्वाइवल सुनिश्चित करे, दूसरे के सर्वाइवल को थ्रेटन किए बिना। क्योंकि अगर मैं दूसरे के सर्वाइवल को थ्रेटन करूंगा तो वह भी मेरे सर्वाइवल को थ्रेटन करेगा। बिल्कुल, कम से कम उपाय तो करेगा कुछ ना कुछ। हम दोनों सोचेगा अगर तो एक सही। दूसरे से संघर्ष में रहेंगे तो दोनों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए मैं आपके सर्वाइवल का सम्मान करूं, आप मेरे सर्वाइवल का सम्मान करें। तो दूसरे का सर्वाइवल का सम्मान करना अपने ही सर्वाइवल के हित में। तो नैतिकता का सोर्स है
सर्वाइवल, वह निर्णय जो बिना दूसरे के सर्वाइवल को खतरे में डाले आपके सर्वाइवल को सुनिश्चित करे। यह समस्या सिर्फ मनुष्य के सामने क्यों आती है? सोच उसके पास है ना, क्योंकि मनुष्य के पास चॉइस, हाँ, बाघ चॉइस को, है, समझने की सोच है जी, मनुष्य ओनली एनिमल है जिसको कि कॉन्शियस रूप से रैशनली सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं। दूसरे जानवरों के पास चॉइस नहीं होती। बाघ को, हिरन को जब बाघ देखता है तो उसको दुविधा नहीं होती मारूं या ना मारूं, और हिरन जब बाघ को देखता है तो उसको दुविधा नहीं होती है भागूं या ना भागूं। हाँ बिल्कुल। यह चीज उसके जीनेटिक्स में कोडेड है, इंस्टिंक्ट में कोडेड है। मनुष्य का इंस्टिंक्ट बड़ा कमजोर है। मनुष्य ना बाघ से तेज बाघ से ताकतवर है, ना हिरन से तेज भाग सकता है, ना पानी में तैर सकता है, ना पेड़ पे लगे हुए आम को तोड़ने में बंदर से तेज है। मनुष्य को अगर दुनिया में सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर छोड़ दिया जाए तो वह एक दिन सरवाइव नहीं कर सकता। हमारे इंस्टिंक्ट बाकियों से खराब है। हमारा अच्छा क्या है? रीजन, ब्रेन। तो हमें रीजन यूज करना है। रीजन का यूज जो है वो कॉन्शियस, वो ऑटोमेटिक नहीं। हमें सोचना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है। रैशनल डिसीजंस आर कॉन्शियस डिसीजंस। यू डू नॉट टेक अ रैशनल डिसीजन बाय योर इटसेल्फ। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा कि ईश्वर किसी किसी को रैशनलिटी देता है, सबको नहीं देता। ईश्वर विवेक सबको नहीं देता। बोला ये बहुत गलत कंसेप्ट है विवेक का। ईश्वर विवेक सबको देता है, उसके प्रयोग करने की चॉइस आपके पास है। आप प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप अपने विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप मनुष्य हैं, और विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप पशु हैं। अब पशु की डेफिनेशन जानते हैं? जी, जो पाशों से बंधा है, अच्छा, वो पशु है। अच्छा, जो बंधा है वो पशु है। हाँ, वो पाश है ना उसके। अच्छा, वो अपने इंस्टिंक्ट से बंधा है। हाँ, तो वो जो भी है, व्हाट इज बाइंडिंग हिम इज अ पाश। वो अपने इंस्टिंक्ट से बंधा है, वो वैसा ही बिहेव कर सकता है। जो हमने कहा, बाघ हिरन को मारेगा ही, हिरन बाघ को देख के भागेगा ही। उनको कभी मोरल डाउट्स नहीं होते, करूं या ना करूं। वो पाश, चार पाश है। वो क्या है? आहार, भय, निद्रा, मैथुन। जी, ये इंस्टिंक्टिव। हाँ, मनुष्य के लिए पास बुद्धि भी है, मतलब वो पांचवी चीज है। इसलिए देखिए, सर, दो हाथ, दो पांव, तो मनुष्य भी क्वाड्रिपेड है। अब वो क्वाड्रिपेड नहीं है, बाइपेड है, क्योंकि जो दो हाथों को पांव की तरह चल सकता था, तो वो खड़ा होके चलता है। जी, तो वो बुद्धि के उपयोग से उसको वो बात समझ में आई कि वो वैसे खड़ा रह सकता है। जी, तो वो इंस्टिंक्ट के पास से, बुद्धि के प्रयोग द्वारा इंस्टिंक्ट्स के पास से अपने को मुक्त किया, तो मनुष्य बना। बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो पशु। हाँ, तो विवेक का प्रयोग नहीं करने का, करना या नहीं करना ऑटोमेटिक नहीं है, ऑप्शनल भी नहीं है, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस। आप बुद्धि का प्रयोग आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है। सजग रूप से प्रयोग करने से ही बुद्धि का प्रयोग होता है, नहीं तो इंस्टिंक्ट्स का प्रयोग करते हैं आप। जो मन करता है वो करते हैं। यदि जो मन करता है वो करते हैं तो आप पशु हैं, और आप वह करते हैं जो करना उचित है, तो आप मनुष्य। उचित का निर्णय जो है लेने का, जो ऑप्शन है आपके पास, यह डिसाइड करता है। जिसके पास यह ऑप्शन नहीं है, मोरलिटी पशुओं की नहीं होती, क्योंकि पशुओं के पास ऑप्शन नहीं होता। तो चॉइस, आपके पास दो चॉइस है, यह करूं या यह करूं। यह करना आपके अस्तित्व के विरुद्ध है, और यह करना आपके अस्तित्व के पक्ष में है। यह जो निर्णय है, यह निर्णय लेने में आपकी मदद करती है नैतिकता। मोरालिटी का पर्पस यह है। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोगों को समझाते हैं कि मोरालिटी तुम राष्ट्र के लिए करो, मोरालिटी तुम समाज के लिए करो, मोरालिटी तुम दूसरों के लिए करो, यह समझाते हैं। सब सुनते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत।
सब इसको रिपीट करते हैं, लेकिन इसको इसका व्यवहार में नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट से अलाइन नहीं है। नहीं, एक्चुअली जानते हो, शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल डालता है, दाना भी डालता है, लेकिन क्या है कि वो दाना ऐसा है, वो कहता है ये दाना खाओगे तो तुम वहां पहुंचेगे, तुम्हें ये मिलेगा। मतलब दाना खाने जाल में ऐसे आपको फंसाता है, दाना डाल के बोलते हैं ये दाना खाओगे तो स्वर्ग जाओगे। जी, एक्चुअली मरने के बाद स्वर्ग जाता है तो आदमी वो दाना दाना खा के तो स्वर्ग ही जाता है। तो यहाँ जो निर्णय लेना है, चॉइस बिटवीन एक्शन ए एंड एक्शन बी, यह निर्णय लेने का काम नैतिकता का है। समस्या यह है कि हमने नैतिकता को समाज के लिए, देश के लिए, त्याग के लिए, दूसरों के लिए डिफाइन किया। यह कभी नहीं समझा है कि नैतिकता हमारे सर्वाइवल के लिए है, नैतिकता स्वयं के लिए है। आप दूसरों के लिए कर रहे हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे पर आप एक्चुअली करेंगे नहीं। समस्या यह है कि हमने यह नहीं समझा कि मोरालिटी इज फॉर माय ओन सर्वाइवल। हम यह समझे होते, वी वुड हैव हैड मच हायर इंसेंटिव फॉर बीइंग मोरल। व्हाई वी हैव an immoral society? Because we do not realize that morality is in our interest. अब छोटे बच्चे को बताते हैं कि बेटा यह काम करो। क्यों करो? मैं बोल रहा हूं इसलिए करो। क्यों करो? अच्छा काम है इसलिए करो। यह नहीं बताते कि तुम इसलिए करो क्योंकि यह तुम्हारे इंटरेस्ट में। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारा इससे ये फायदा होगा तो बच्चा ज्यादा अच्छे से करेगा। समस्या क्या है कि यह बताना कि तुम इसको अपने फायदे के लिए कर रहे हो, इसको एंटी मोरल समझा जाता है। एग्जैक्टली। देखिए, स्वार्थ शब्द का उच्चार ही लोग जिस तरह से, जिस तिरस्कार से करते हैं जी, मुझे उस बात से बड़ी आपत्ति है, क्योंकि वो स्वार्थ को असल में समझते ही नहीं। अब परमात्मा जिससे कहते हैं वो भी उनका स्वार्थ ही होता है। समझने की बात है। अगर आप उसको स्वार्थ की दृष्टि से, स्वार्थ को आप रैशनली डिफाइन करें तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होगा। आपका स्वार्थ इसमें है कि आप दूसरों का नुकसान न पहुंचाएं, यानी आप ना तो आप अपने हित को सेक्रीफाइस करें और ना दूसरे को से एक्सपेक्ट करें कि वो अपने हित को सेक्रीफाइस करें। पहली बात। तो यहां पर जो मोरालिटी का क्वेश्चन है कि आप कैसे जानेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए, आपके फायदे का है पर दूसरे के फायदे का नहीं है, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे? आप वह काम नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके फायदे का नहीं होगा, आप एक शत्रु बनाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, स्वार्थ जो है दीर्घकालिक होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपका आज फायदा है और कल नुकसान है और आप इसका असेसमेंट नहीं कर पाते तो आप स्वार्थी नहीं हैं। अगर 1945 में, 46 में, 47 में लाहौर के जो सेठ लोग थे, धन्ना सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे, जिन्होंने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा, यह नहीं सोचा कि 5 साल बाद हमारा क्या होगा। वे अपना स्वार्थ देख रहे थे। नहीं, क्या हुआ 1947 में? उनके साथ क्या हुआ? बहुत पैसा कमाया आपने, पर सिर्फ पैसा कमाया तो आप कहेंगे अरे बड़ा स्वार्थी है, उसने पैसा कमाया। नहीं, वो मूर्ख है। उसको स्वार्थ की समझ होती तो पैसा कमाने के साथ साथ अपने समाज को सशक्त बनाने में ध्यान रखता। बिल्कुल। तो अपना सारा कमाया हुआ पैसा छोड़ के भागना पड़ा। तो आप देश के लिए, धर्म के लिए जो भी करते हैं, अपने लिए करते हैं, उसमें आपका लाभ है, सिर्फ आपको देखने नहीं आता। आप और उसमें उन लोगों का लाभ है जो आपको देखने नहीं देते। जी, आज आपको यह कहने में कि अपना स्वार्थ देखना बुरी बात है तो आप स्वार्थ देखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप, इंस्टिंक्ट तो है कि आप स्वार्थ देखें, तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ आप कहते हैं मुंह से कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और आप एक इमोरल सोसाइटी बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष स्वार्थ भी देखना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट भी देखने आना चाहिए, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी देखने आना चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट क्या हुआ सर? मैं कुछ काम कर रहा हूं,
उसमें मेरा कोई फायदा नहीं हम्म, है, पर मेरे बच्चों का फायदा है। हम्म, वो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, मेरे इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। हम्म, आप अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वह थोड़े ना सेल्फ सेक्रीफाइस है, वह सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं है। इट डजंट फील लाइक सेल्फ सेक्रीफाइस, यू फील यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, यू फील हैप्पी अबाउट सीइंग योर चिल्ड्रन प्रॉस्पर, तो आप उनके यस, लिए काम करते हैं। तो अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, अपना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, एंड नॉट रियलाइजिंग दैट नॉट हार्मिंग द अदर पर्सन इज इन योर इंटरेस्ट, इन तीन यस, चीजों का आप ख्याल रखते हैं तो आप मोरालिटी, तो आप आपके इंटरेस्ट आपके मोरल कोड से अलाइंड होते हैं। एग्जैक्टली। आपको दूसरों आप का भला रखने के लिए मोरल होने की जरूरत नहीं है, आप अपना भला करने बिल्कुल के लिए भी मोरल होते हैं। नहीं, अब अपने आप दूसरे का भला होता है, दूसरे का बुरा ना करना ही अपने आप में बहुत बहुत अच्छी बात होती है। इतना ही आपसे रिक्वायरमेंट, मोरालिटी का रिक्वायरमेंट आपसे इतना ही है कि आप दूसरे का बुरा ना करें, और यह भी कोई परमार्थ नहीं है, इसमें आपका स्वार्थ है कि आप दूसरे बिल्कुल का बुरा ना करें। एग्जैक्टली। तो ये जो धक्का मुक्की हुई है, जो भीड़ लगी है, जी, यहाँ पे क्या होता है, जब आप लाइन में खड़े हैं, आपके सामने वाला आदमी खड़ा है, आपको लालच है कि हम उसको धक्का देके पीछे से और आगे निकल जाए, हम्म, आप ऐसा समाज क्रिएट करते हैं। बिहार की बात करूंगा सर, अपने ही बैकग्राउंड की। हम्म, 5 मंजिला कोठियां थी हम्म, हम्म, कंकड़बाग, जिसकी सड़क विभाग के इंजीनियर साहब की, हम्म, ठीक है, अपनी गाड़ी अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर, गाड़ी भी खरीद ली थी उन्होंने। हम्म, उस जमाने में कब की बात है, 86 की बात है, जब एम्बेसडर ही हुआ करती थी। हम्म, तो एम्बेसडर थी उनके पास, पर जो भी हम्म, उस समय का लेटेस्ट Mark 4 या कोई मॉडल था, एम्बेसडर थी। वो अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ा करके और घुटने घुटने तक पानी में अपना पैंट मोड़ के घुटने घुटने पर पानी में चल के जाते थे। हम्म, क्यों? क्योंकि 5 मंजिला कोठी तो बना ली, सड़क तो बनाई ही नहीं। अच्छा, ओके, ओके, तो बोले कि देखो, सड़क विभाग के इंजीनियर साहब है, इतना बड़ा घर बनाया, सड़क तो बनाई ही नहीं है, चलना तो आपने भी उसी सड़क पर है। चलिए तो लेट्स समराइज दिस। जी, तो जब करप्शन, हम्म, व्हाट करप्शन डज, करप्शन हर्ट्स यू, यस, corruption hurts your children, corruption hurts the community कम्युनिटी, where your children have to grow। फिर एग्जैक्टली। आप सोचते हैं कि अपने बेटे को कहाँ भेजें, तो भाई बुढ़ापे में भेजने आप, लायक, भेजने लायक आपने आपने ही जरूरी कर दिया, क्योंकि आपने ये कम्युनिटी को खराब कर दिया है। तो बुढ़ापे में आप पटना में अपनी 5 मंजिला कोठी में बैठे हुए हैं और आपका बेटा अमेरिका में है, क्योंकि आपने अपने इन्वायरमेंट को इस लायक छोड़ा नहीं है कि वहां आपके बच्चे बड़े हो सके। हम्म, We pay the cost, we pay यस, the cost of being immoral ourselves, it is in our own interest, morality is बिल्कुल, in our own interest, and a society that doesn't realize this just talks of morality but essentially becomes an immoral society, because the members of the society do not see their own interest in a moral behavior, and सही that बात। is the crux of, that is the tragedy, that is the social tragedy that we are feeling, that we are facing, is that we have not taken time to sit down, define morality rationally, and see how it can align with our own interests. फैंटास्टिक। तो विल कंक्लूड हियर। आज आपने इतना समय दिया, एंड आई मीन इट वाज, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, एक टॉपिक को लेकर ही देखिए कितने उसके पहलू निकल आए। जी, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू मोर सच कन्वर्सेशंस। it is always fascinating to talk to you, sir. It's only that first Okay. time we are doing it in front of the camera. या, ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे, नमस्कार।